हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आनंद अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका काइनेटिक इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ को देख लिया था। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। फिर से उसका काइनेटिक इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और फिर फाइनली उसका हाफ लाइफ निकालेंगे। तो बच्चों, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि किसी गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद उसका सम ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 2 के बराबर आना चाहिए। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं A + B to P। तो बच्चों इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? R = K × A⁴ एंड B⁴ 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है बच्चों? = 2। या कोई ऐसा रिएक्शन हो जो 2A to P में कन्वर्ट होता हो, तो यहाँ पर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखेंगे? R = K × A⁴ 2। तो इस तरीके से भी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? 2 के बराबर होगा। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द केमिकल रिएक्शन हैविंग सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2, देन द रिएक्शन इज सेड टू हैव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लिख सकते हैं डिफिनेशन हम लोग? द रिएक्शन विच हैविंग sum of power of concentration of reactant is equals to 2, then the reaction is known as सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ये इसका क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। अब इस डिफिनेशन के बेसिस पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है काइनेटिक इक्वेशन को देखेंगे। तो ये इक्वेशन को हम साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन का फिर से क्या पड़ेगा? ज़रूरत पड़ेगा, फिर से टॉपिक पे लिखना पड़ेगा ही। तो मैं फिर से पूरा मिटा ही दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। Let us consider a chemical reaction. Let us consider a chemical reaction A + B to P। बच्चों हम लोगों ने एक रिएक्शन को कंसिडर किया है A + B to P। बच्चों इसका 2 केस हो सकता है। एक कि ये जो 2 रिएक्टेंट हमारा दिख रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए, और दूसरा केस हो सकता है कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए। दोनों केस में सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन होगा उसका काइनेटिक इक्वेशन जो है अलग अलग आएगा। तो हम लोग दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं केस 1, इफ initial concentration of
रिएक्टेंट आर सेम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही ना कहने का मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बच्चों हमें यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा रेट लॉ इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं रेट लॉ इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो रेट लॉ इक्वेशन को जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो फिर हम लोग आसानी से यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी जो है ए के बराबर है तो बी की जगह पर हम लोग ए को पुट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 2। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ए टू द पावर 2 है हमारा। अब फिर से जब ये जो हमारा क्या आ गया रेट लॉ इक्वेशन आ गया, रेट लॉ इक्वेशन आ गया हमारा बच्चों ये। अब हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी टू पी इनिशियल कंडीशन पे बच्चों, इनिशियल कंडीशन पे हम मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन ए दोनों का सेम है तो ए तो 0, लेकिन कुछ टाइम पर जो है एट टाइम मान लेते हैं कुछ टाइम पर जो है कंसंट्रेशन x से खर्च हो गया, ये भी कंसंट्रेशन x से, और ये क्या हो गया जितना से ये दोनों खर्च होगा उतना ही से ये बनेगा भी। तो कंसंट्रेशन एट टाइम t कितना हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन एट टाइम t a माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें, हम लोग रेट लॉ इक्वेशन का यूज करके हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों क्या है सेम है। तो a माइनस ए का क्या a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग dx वाले टर्म यानी कि x वाले टर्म को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और dt को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और दोनों तरफ जो है दोनों तरफ जो है हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इसको रीअरेंजिंग में इस तरीके से लिखा जा सकता है dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू डी टी। अब लिख रहे हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू डी टी। अब बच्चों a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीधे इसको इंटीग्रेट करते रहे हैं। आप लोग इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की सहायता से जो है आप उसको कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसका dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा 1 बाई a माइनस एक्स, 1 बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें c का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन पे जाना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या था हमारा एट इनिशियल कंडीशन, देखिए ध्यान से इनिशियल कंडीशन पे क्या था शुरुआत में जब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पे टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो कोई खर्च आपको समझ में आएगा क्या, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 0, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कुछ भी खर्च होने की कोई संभावना नहीं होगी। तो इनिशियल कंडीशन पे t की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से हम ये t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई a माइनस 0 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। तो c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई a। पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग c की वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। तब पुट द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1 बाई a
इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग, तो 1/a माइनस एक्स हमारा ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a। इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं, तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल्स टू क्या था हमारा के टी। तो यहाँ से अगर हम लोग के निकालेंगे तो 1/t हो जाएगा, हाँ, इक्वल्स टू, अब इस दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो है फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होने पे जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन जो होगा वो k इक्वल्स टू 1/t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन को लिख लिए हैं। फिर हम लोग इसके हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ को बार बार डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो हाफ लाइफ में सीधी सी बात है कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, a/2 के बराबर हो जाता है। तो हाफ लाइफ ऑफ अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो सीधे यहाँ पर जो x की वैल्यू है वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग a/2 पुट करेंगे, और a/2 पुट करने के बाद फाइनली जो है हमारा हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से, half life of second order kinetic equation, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू a/2 और t जो होगा वो क्या हो जाएगा, t हाफ के बराबर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, लिखते हैं t हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/k। अब x की जगह पर हम लोग क्या पुट करना पड़ेगा, a/2 अपॉन a इंटू a माइनस a/2। अब ध्यान से देखिए, तो a माइनस a/2 जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 1/k इंटू a/2। ध्यान से देखिए आप, a इंटू a माइनस a/2 से a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 से a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू 1/k इंटू 1/a। यानी कि अगर हम लोग t हाफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ और a के बीच है ना, t हाफ और a के बीच अगर हम लोग ग्राफ को दिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को कि निश्चित रूप से t हाफ का जो है a के साथ कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है ना। t हाफ का जो है a के साथ कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। तो t हाफ का a के साथ उल्टा संबंध होने के कारण से जो है ग्राफ जो होगा वो कुछ नीचे की ओर आपको जो है जाता हुआ दिखेगा, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखेगा, t हाफ और a कुछ इस तरीके से। t हाफ जितना कम होगा कंसंट्रेशन, देखो बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, और कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा t हाफ उतना ही कम होगा। तो ये हमारा हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन भी बच्चों हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया है। अब कुछ एग्जांपल से अगर आप लोग बात करेंगे कि एग्जांपल क्या होगा, तो बहुत सारा एग्जांपल आप लोग इसका देख सकते हैं, जैसे H2+
I2 ट्वाइस HI। देखिए आप, 1 कोएफिशिएंट है, 1 कोएफिशिएंट है। अगर इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का लिख पाएंगे बच्चों आप लोग। दोनों का अति जो है पावर अति कंसंट्रेशन का पावर जो है वो 1 1 है, तो दोनों का सम जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ भी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का ही केस 2 देख लेते हैं। बच्चों केस 2 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। केस 2 जो है हमारा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या था? डिफरेंट था। केस 2 इफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर डिफरेंट, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है। फिर से बच्चों ये हमारा एक रिएक्शन को फिर से कंसिडर कर ले रहे हैं। A + B to P, इनिशियल कंसंट्रेशन A, चूँकि दोनों कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग है तो एक का A मान लेते हैं और दूसरे का क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। तो इनिशियली कुछ इस तरीके से हमारा कंसंट्रेशन होगा। दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। अगर कुछ समय बाद की बात करें तो ये जो एक से खर्च होगा, ये भी एक से खर्च होगा बच्चों, ये एक से बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो होगा एट टाइम t कितना होगा? ये a - x के बराबर और ये b - x के बराबर और ये x के बराबर। तो फिर से इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? R = k × a⁴ एंड b⁴ तो सीधी सी बात है कि R को क्या ले सकते हैं हम लोग? dx/dt लिख सकते हैं, इक्वल्स टू k × a की वैल्यू जो है वो a - x और b की वैल्यू जो है वो क्या है? b - x। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो dx/ क्या हो जाएगा? a - x और b - x इक्वल्स टू k × dt। फिर से बच्चों, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dx/a - x इंटू b - x इक्वल्स टू k × dt। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि इसका जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो है फिर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। और इंटीग्रेशन आप इसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि क्लास 12 का है चैप्टर और 12 में आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना भी है, तो वहाँ पर आप इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। आगे जो है सॉल्व करके जो है फिर फाइनल कंक्लूजन तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो t इक्वल्स टू, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद सब कुछ हम फाइनल निकाल दे रहे हैं। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/k है ना, 2.303 इंटू a - b इंटू b इंटू a - x, b इंटू a - x अपॉन a इंटू b - x। ये जो है फाइनल हमारा क्या है? कंक्लूजन है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का। या इसको ऐसे ले सकते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t है ना, इंटू a - b और b इंटू a - x अपॉन a इंटू b - x। इसका हाफ लाइफ हम निकालने नहीं जा रहे हैं। इसको आप लोग फिर से वही हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे? हर जगह पर x के वैल्यू को, x की जगह पर a/2 वैल्यू पुट करेंगे और फिर फाइनली आप लोग हाफ लाइफ क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से
हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को भी हम लोगों ने निकाल लिया है, हम लोगों ने देख लिया है, और जो हमारा सेकेंड केस था उसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। आप लोगों को मुख्य रूप से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है बच्चों, या थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर, इस सब का कंक्लूजन ही याद रखने की आवश्यकता है। जनरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका एक्सप्रेशन पूछता नहीं है, तो मुख्य रूप से आप लोग फोकस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ, और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए उसके कंक्लूजन को फाइनली क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी आप कंक्लूजन, दोनों केस का कंक्लूजन जो है क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, फाइनली आपका काम जो है इजीली हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर फाइनली हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है काइनेटिक इक्वेशन हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। टोटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो जिसका कोएफिशिएंट n होगा, तो एक रिएक्शन फिर से कंसिडर कर लें a टू p, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, फिर अब सीधी सी बात है कि इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर से इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को a मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को a मानने के बाद जो है हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो a टू p, ठीक है, इनिशियली जो है इसका कंसंट्रेशन में फिर से लगातार जो काम हम लोग करते आ रहे हैं वही, और कुछ भी चेंज तो हो नहीं रहा है। एट टाइम t a माइनस, ये जो है x से और ये x से बन जाएगा, और कंसंट्रेशन जो है एट टाइम t कितना के बराबर हो जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स के बराबर और ये x के बराबर। तो रेट वाला इक्वेशन क्या है हमारा, r इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर n है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा हमको dx अपॉन dt k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर n। फिर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, a माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू k इंटू dt। यहाँ पर इंटीग्रेशन भी ले लिए हैं साथ साथ हम लोग, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई n माइनस 1 इंटू 1 बाई a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू kt प्लस c। अब फॉर द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c t0 तो x 0, तो t0 x0, तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा इसमें। तो 1 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू जो आएगी वो 1 बाई n माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1। तो कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग c की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट कीजिए और फाइनली आप अपना जो है एक्सप्रेशन ले आइए। 1 बाई n माइनस 1 इंटू 1 बाई a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू k इंटू t प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो कुछ जो है आपका इस तरीके का आ जाएगा, 1 बाई a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू k इंटू टी, है ना, इंटू k इंटू टी प्लस 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1।
सॉरी। तो कुछ ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है और काइनेटिक इक्वेशन किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है। अब कुछ इसके लिए जो है कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है, जो कि अगले 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।